नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, इससे पूर्व हम लोग काव्य के रूप पर बातचीत कर रहे थे और उसी के कड़ी में आज की क्लास में हम यह देखेंगे कि काव्य के रूप में जिस तत्वों की ज़रूरत होती है काव्य को बनाने में या काव्य को कहीं न कहीं संवर्धित करने में, वो तत्व कौन-कौन से हैं। तो इस बीच हम लोग सादृश्यता के विषय में भली-भाँति पढ़ लिए थे। रस की भूमिका कैसे दिखाई पड़ती है कविता में, उसको भी देखा, अलंकार को भी देखा था तथा रीतियों को भी देखा था कि रीतियों की भूमिका कैसे दिखाई पड़ती है, कैसे नज़र आती है। आज हम गुणों पे बात करेंगे कि गुण कैसे कविता के अंतर्गत अपनी भावधारा रखते हैं, कैसे कविता के लिए गुणों की आवश्यकता दिखाई पड़ती है या गुण कविता को कैसे परिमार्जित करते हैं, कैसे एक स्वरूप प्रदान करते हैं, इसको हम आज भली-भाँति देखेंगे और समझेंगे भी। तो आइए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं और उसे भली-भाँति देखकर बातचीत करते हैं। काव्य में गुणों की जो योजना होती है वो कैसे दिखाई पड़ती है, इसी पे आज बातचीत करने वाले हैं। तो इसके विषय में कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम बातचीत को रखते हैं। काव्य में गुण कहने का तात्पर्य है कि कविता जो रचनाकार या कवि जब कविता को लिखता है तो उसमें कुछ गुण भी प्रकट होते हैं, जो गुण कहीं ना कहीं अपने चमत्कारिक प्रभाव से उसके आंतरिक स्वरूप को उभारता है, उसके आंतरिक जो मर्म है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। उसी के कारण हम कविता का रसास्वादन कर पाते हैं, कविता के निहितार्थ को समझ पाते हैं। तो आइए हम समझते हैं और इसको भली भांति देखते भी हैं। रीति काव्य की आत्मा है, तो गुण रीति के कारणभूत वैशिष्ट की आत्मा है। अर्थात यदि रीति काव्य की आत्मा है तो जो गुण होता है वह रीति का जो कारणभूत वैशिष्ट है की आत्मा माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कविता रची जाती है, कविता लिखी जाती है, तो उस कविता के अंदर जो निहितार्थ है, जो उसके अंदर अर्थ है, जो चमत्कार है, उस चमत्कार से जो कवि अपने सौंदर्य को दिखाने की कोशिश करता है, कविता के उस प्रभाव को पाठक के ऊपर जमाने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए वह गुणों का सहारा लेता है। वो गुण ही होते हैं जो अर्थ में एक तरह से चमत्कार की भावना को प्रकट करते हैं। शब्द शक्तियां पढ़ेंगे तो वहां पर भी गुणों की एक एक भावना को हम समझने की कोशिश भी करेंगे। तो जो गुण होता है वो जो शब्द के अंदर के निहितार्थ होते हैं, शब्द के अंदर के जो भाव होते हैं, उसको प्रकट करने की कोशिश करता है। काव्य में अतिरिक्त सौंदर्य और रस के प्रभाव के लिए अस्थायी रूप से मौजूद मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को राज्य का गुण कहते हैं। अर्थात जो काव्य के अंदर जो तत्व होता है, जो रस के प्रभाव से युक्त, जो अस्थायी रूप से मौजूद मानवोचित भाव होता है, उसके ही प्रादुर्भाव को, उसके ही स्वरूप को, उसके ही अर्थ के व्यचित्य को कहीं ना कहीं गुण कहा जाता है। सीधे और सरल भाषा में यदि कहें तो गुण वह है जब कविता के निहितार्थ में छुपा होता है, कविता के आंतरिक भाव में छुपा होता है। जब कविता हम पढ़ते हैं तो उसका रसास्वादन जब हम करते हैं तो उसमें हमें कुछ असहज रूप से कुछ ऐसे चीज भी मिलते हैं जो इसको कहीं ना कहीं हम अर्जित करते हैं और उससे हम भावधारा को समझ जाते हैं, उसके मर्म को समझ जाते हैं, उसके चमत्कार को समझ जाते हैं। तो ये गुण के कारण ही होता है, यानी शब्दों के माध्यम से, उसके बनावट के माध्यम से, उसके कहीं ना कहीं जो तरीके हैं उसके माध्यम से जो कवि है, जो रचनाकार है, जब पाठक तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो गुणों का सहारा लेता है। काव्य में ये गुण उसी तरह से विद्यमान होते हैं जैसे फूल में सुगंध। सीधा सीधा जवाब, यहाँ पर हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से फूल के अंदर जो सुगंध होती है, यानी सुगंध को महसूस किया जा सकता है, उसको न तो
देखा जा सकता है, न ही कहीं स्पर्श किया जाता है, यानी हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसका कहीं न कहीं भक्षण नहीं कर पाते, लेकिन महसूस करके हम अनुभव करते हैं कि कितना सुगंधित है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना मनोहकारी है, मन को मोह लेने वाला है, इस तरह की कल्पनाएँ हम करते हैं। तो जिस तरीके से उस फूल के अंदर वो सुगंध छुपी होती है, ठीक कविता के अंदर वही नेतार्थ, वही भाव, वही गुण के रूप में छुपी होती है। जिस प्रकार से किसी मनुष्य के बाहरी रूप को देखकर अथवा उसके चाल चलन, व्यवहार अथवा क्रियाकलाप को देखकर उसके आंतरिक गुणों के बारे में जाना जा सकता है, ठीक वैसे ही कविता के बाह्य रूप को देखकर काव्य के गुण के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि मनुष्य में क्रोध, ईर्ष्या, विनम्रता, उदारता, दया, परोपकार आदि जैसे गुणों को देखा जा सकता है, ठीक वैसे ही कविता में माधुर्य, ओज और प्रसाद जैसे गुणों को देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहरी गुण तो दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन आंतरिक गुण, मनुष्य के जो अंदर के गुण होते हैं, वो केवल उसके व्यवहार से अर्जित किया जा सकता है। व्यवहार जैसे वो अपने व्यवहार में उसको डालता है, वो अपने आदतों में उस व्यक्त करता है, तो हम उसे देख पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि ईर्ष्या करना, क्रोध करना, घृणा करना, विनम्रता का भाव प्रकट करना, दया या परोपकार का भाव व्यक्त करना, ये हम उसके व्यवहार से देखकर समझ पाते हैं। इसी प्रकार से कविता के अंदर के गुण हमें इसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। काव्य में मुख्यतः जिस तरह से गुणों की अगर चर्चा करते हैं, तो काव्य में 3 प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो 3 प्रकार के गुणों पर चर्चा परिचर्चा विद्वानों ने की है। इसको एक-एक करके हम भली-भांति देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माधुर्य गुण के बारे में जानते हैं। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? तो माधुर्य गुण से तात्पर्य हृदय को आनंद व उल्लास से द्रवित करने वाला कोमल कांत पदावली से युक्त रचना को माधुर्य गुण कहते हैं। इसका संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रस से होता है, यानी वह गुण जो हृदय को आनंदित कर दे। जब कविता हम पढ़ते हैं तो हृदय हमारा पढ़ते ही आनंद के भाव विभोर हो जाता है, आनंद से लतपथ हो जाता है। और कहीं न कहीं कोमल कांत पदावलियों का उसमें प्रयोग होता है, यानी समास युक्त जो पदावलियाँ होती है, उस तरह के पदावलियों का प्रयोग यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। लंबे-लंबे वाक्य रचना, बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग, इस तरह से वहाँ पे जटिल शब्दावली का प्रयोग, इस तरह की चीज़ वहाँ पर वर्जित होता है, यानी कोमल कांत पदावलियों का प्रयोग वहाँ पर दिखाई पड़ता है। और माधुर्य गुण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल दिखाई पड़ते हैं। इसमें जहाँ तक रसों की बात की जाती है, तो श्रृंगार, शांत और करुण रस की यहाँ पर अधिकता देखने को मिलती है, यानी श्रृंगार और करुण तथा शांत रस यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। यदि हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये अच्छी पंक्ति है जिसके माध्यम से हम माधुर्य गुण के विषय में जान सकते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैन नैन बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये पंक्ति कृष्ण के उस भावधारा को व्यक्त करती है। यहाँ पर हम उस जो पंक्ति है उसके मर्म को समझ सकते हैं और उसमें निहित जो गुण है उसको समझ सकते हैं। यह श्रृंगार रस से युक्त पंक्ति है और इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि जो कवि है वह माधुर्य गुण का इसमें प्रयोजन किया है, माधुर्य गुण से का इसमें कहीं ना कहीं योजना व्यक्त की है। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे, दैन करे नहीं जाए। यहाँ मिस्टेक है, सौह करे भौहन हंसे। यहाँ पर उस समय का जिक्र किया गया है जब कृष्ण की मुरली को उसकी सखियां या गोपियां चुरा लेती हैं और उसे देने की बात नहीं करती हैं, बल्कि वो रिझाती हैं, उनकी इस रिझानपन में क्रीड़ाएं होती हैं और वो चाहती हैं कि कृष्ण उनसे ज़्यादा उनके पास वक्त बिताएं और उनके ऊपर गुस्सा करें। इसमें उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। तो यहीं पर जो ये पंक्ति कवि ने रचा है, कवि ने इस पंक्ति की सृजन किया है, तो वो कहते हैं कि बतरस लालच लाल की बातचीत के क्रम को बढ़ाने के लिए लालच भर
जो गोपियां हैं उनके अंदर लालच भरी हुई है कि मुरली धरी लुकाए, जो मुरली है, जो कृष्ण की मुरली है, उसको छुपा लेती हैं, उसको कहीं चुरवा देती हैं। सौह करे भौहन हंसे, जब कृष्ण उस अपने चुराए हुए मुरली को मांगते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं कि मुरली हमारे पास नहीं है। और इसकी चूंकि वो लोग चुराई हैं, इसलिए एक सखी दूसरे सखी से भावों से बात करती है। सौह करे भौहन हंसे, दैन नहीं नट जाए, यानी देने की बात भी मना करती हैं। इससे भाव व्यक्त होता है कि वो चुराई तो है लेकिन देना नहीं चाहती हैं। तो यहाँ पर भी माधुर्य भाव व्यक्त, माधुर्य गुण की कल्पना हुई है और यह श्रृंगार रस से युक्त पंक्तियां हैं। तो श्रृंगार के भाव जहां पर भी दिखाई पड़ेंगे, श्रृंगार रस से युक्त जहां पर भी पंक्तियां आएंगी, करुण रस से युक्त जहां पर भी पंक्तियां आएंगी, वहां पर कहीं ना कहीं माधुर्य गुण की कल्पना कवि द्वारा की जाती है। यहाँ पर कुछ मुख्य बात है उसको हम देख लेते हैं कि माधुर्य गुण से युक्त पदों में सामाजिक जो समासिक पद, समासिक पद का मतलब होता है बड़े बड़े जो पद होते हैं, समासिक पद को जो पद होता है उसका अभाव होता है। ट वर्ग व्यंजन का अभाव होता है। ट वर्ग व्यंजन यह ओज जो गुण होते हैं उनमें आते हैं। ट ठ ड ढ जो पांच जो उसके वर्ग के व्यंजन होते हैं उनकी यहाँ पर व्यंजना यानी वहां पर प्रयोग नहीं होता है। इसी तरीके से र मिल से निर्मित पद का भी यहाँ पर अभाव होता है। र मिल से निर्मित पद जैसे चिक्करही, डग्गरही, गर्जही, ये उड़ंतु र का प्रयोग होता है, या र जो ध्वनियां होती हैं उसका जहाँ पर प्रयोग होता है, र वर्ण का प्रयोग होता है, उससे कहीं ना कहीं परहेज किया जाता है, यानी कभी यहाँ पर प्रयोग नहीं करता है। अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों का की अधिकता होती है। अनुनासिक जो नाक और मुंह के से मिलाकर बोले जाते हैं, यानी पंचमकार, जो नाक की अधिकता होती है जिन ध्वनियों को निकालने में, जैसे अंग, य, ड़, ये न, म, ये नाक की ध्वनियां ज्यादा यहाँ से निकलती है, नाक से हवा ज्यादा पास होती है। तो इस तरीके से अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों का यहाँ पर अधिकता देखने को मिलती है। ये कोमलकांत पदावली, कोमलकांत पद होते हैं, इसीलिए ये इसका प्रयोग यहाँ पर कवि धड़ल्ले से करता है। तथा महाप्राण ध्वनियों का अभाव और संयुक्ताक्षर वर्ण का भी अभाव होता है। संयुक्ताक्षर वर्ण कहने का मतलब है जो दो वर्णों के मेल से बना होता है, जैसे छ से छत्री है, छ जो होता है वो क और श के मिलने से होता है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो वर्ण होते हैं उनके अभाव होता है। इसी तरह से त्र अगर देखें तो त और र के मिलने से होता है। तो जो संयुक्ताक्षर ध्वनियां हैं उनके कहीं ना कहीं यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से माधुर्य गुण में ये सारे व्यंजनात् यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम ओज गुण पे आते हैं। ओज गुण क्या होता है? ओज गुण से मतलब है काव्य में जहाँ ओज, उमंग, उत्साह आदि की भावना जागृत होती है। इसका संबंध वीर, रौद्र और भयानक रस तथा विभत्स रस जैसे रसों की व्याप्ति से होता है। कहने का मतलब है कि जब कविता को पढ़ते ही हमारे जो रोंगटे हैं खड़े हो जाते हैं, चेहरे पे लाट पे तनाव आने लगता है, भ्रुकुटियां बनने लगती हैं, आंख लाल लाल हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर जो क्रोध और जो विभत्स वाली स्थिति होती है, जो डरावनी वाली स्थिति होती है, जो हमारे भौहें तलने वाली स्थिति होती है, तो वीरता वाली जो स्थिति होती है, वो सारी के सारी स्थिति या सारे के सारे जो उद्दीपन होते हैं यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए इसमें जिस रस की प्रधानता देखने को मिलती है वो है वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स। ये रस यहाँ पर प्रधान रूप से पाए जाते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो इसमें दो उदाहरण हमने रखा है। जैसे पहला उदाहरण है कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये उत्साह को भर देने वाली है, उमंग उत्पन्न हो जाता है इस कविता को पढ़ने के बाद से। तो इन पंक्तियों में वीर रस के भाव यहाँ पर व्यंजित हुए हैं। वहीं दूसरा उदाहरण देखें तो कि धनुष की टंकार सुन महेंद्रा सुनी हिल जाता है, दिग्गज दिगंत दिग्पाल कांप जाते हैं। यानी
ये इसमें संयुक्ताक्षर वर्ण भी प्रयोग होते हैं और समास युक्त पद भी धड़ल्ले से यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर जिसमें उत्साह, उमंग, क्रांति और इस तरह के ओजपूर्ण भाव व्यक्त करने की जहाँ पर शैली दिखाई पड़ती है या जहाँ पर व्यंजनात् होते हैं, वहाँ पे ओज गुण की प्रधानता देखने को मिलती है। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। ट वर्ग की ट वर्ग के व्यंजन की अधिकता पाई जाती है। जैसे कि माधुरी में ट वर्ग की कहीं ना कहीं विलुप्त था, ट वर्ग नहीं पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर ट वर्ग के व्यंजन अधिकता रूप में पाए जाते हैं। अधिक रूप में यहाँ पर ट वर्ग के व्यंजन मिलेंगे, जैसे टक्कर, टक्कार, डक्कारही, मर्दनी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से यहाँ पर कवि पंक्तियों में करता है। दूसरा यहाँ पर जो बिंदु है वो है कि संयुक्ताक्षर जो वह समासिक पदों का प्रयोग, अभी हम ऊपर जिक्र कर रहे थे, जैसे छ, कछ, त्र, अज्ञ, ज्ञ, इस तरह के जो भी पद आते हैं, जो भी संयुक्ताक्षर के वर्ण आते हैं, वो सभी यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त समासिक पद यानी बड़े बड़े पद जो इसमें शामिल किए जाते हैं। हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो जाती है, यानी कविता को पढ़ते ही हमें हमारा वीर रस उत्पन्न हो जाता है, वीरता का भाव, क्रांति का भाव मन में उद्दीप्त होने लगता है। द्वित वर्णों की अधिकता यहाँ देखने को मिलती है। द्वित वर्ण कहने का मतलब है जैसे आधा वर्ण होता है और पूरा वर्ण मिलके जो बनता है वो द्वित वर्ण होता है। उसी का वर्ण का आधा और पूरा भाग जो होता है, जैसे ग, क, च, ये दो दो बार इस ध्वनियों का कहीं ना कहीं सम्मिश्रण हुआ है, तो इस तरह से द्वित वर्णों की अधिकता यहाँ देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त र मेल से निर्मित पद भी यहाँ पर निर्मित होते हैं, जैसे चिक्करही, गर्जही, मर्दही, इस तरह के उड़ंतु र और र जो रेफ र होते हैं उनका भी प्रयोग यहाँ पर धड़ल्ले से कवि करता हुआ नजर आता है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु जो ओज गुण को प्रदर्शित करते हैं, ओज गुण को बताते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। अब तीसरा जो गुण है, जो दोनों गुणों की एक तरह से मिली जुली यहाँ पर स्थिति देखने को मिलती है, वो है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का मतलब है कि जब काव्य अध्ययन उपरांत हृदय में शांति का संचार हो, चित्त प्रसन्न हो जाए, चित्त प्रसन्नता से भर जाए, तो ऐसे काव्य में प्रसाद गुण दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब है कि जब हम कविता को पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हृदय में एकदम शांति का भाव उत्पन्न हो जाए, विराग का भाव उत्पन्न हो जाए, कहीं ना कहीं ईश्वर में लीनता का भाव दिखाई पड़ने लगे। तो इस तरह की जो भी स्थिति बनती है, एकांत का भाव दिखाई पड़ने लगता है, तो ये सारी स्थिति कहीं ना कहीं प्रसाद गुण को व्यक्त करती है। इस गुण में माधुरी और ओज दोनों का समावेश देखने को मिलता है। हमने पहले भी जिक्र किया कि जो माधुरी गुण होता है, जो प्रसाद गुण होता है, दोनों की भूमिका यहाँ देखने को मिलती है। इसका संबंध लगभग सभी रसों से होता है। जितने रस, 9 रस या बाद में 2-3 रस और जोड़ दिए गए, तो जितने रस दिखाई पड़ते हैं सभी रसों की यहाँ पर प्रधानता देखने को मिलती है। इसके कुछ उदाहरण यदि हम देखें तो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, यानी बिल्कुल शांत भाव, निर्मल भाव, मन को एकदम कहीं ना कहीं स्थिरता प्रदान करने वाला भाव, इस तरह की पंक्तियों का कहीं ना कहीं समावेश अगर दिखाई पड़ता है तो वहाँ प्रसाद गुण का भाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है ईश्वर का दर्शन वो उसी रूप में करता है। तो इस पंक्ति में ईश्वरीय रूप के भावना के बारे में बात की गई है, शांत भाव के बारे में बात की गई है। तो ये सारे के सारे पद कहीं ना कहीं प्रसाद गुण को व्यक्त करते हैं। इसमें कुछ बिंदु दिखाई पड़ते हैं कि कविता को पढ़ते ही अर्थ प्रकट हो जाए, काव्य के अध्यापन के उपरांत उससे सजगता, सरलता का भाव उत्पन्न हो, यानी कविता बिल्कुल सहज रूप से खुल जाए, बिल्कुल पढ़ते ही उसके अर्थ व्यक्त हो जाए। तो ये सारे के सारे प्रसाद गुण में दिखाई पड़ते हैं। तो अब हम जो अगली जो बिंदु पर आएंगे वो बिंदु है, वो है शब्द शक्तियां। तो इस तरीके से हम जो गुण है, गुणों की जो प्रधानता कविता में देखने को मिलती है, उसके विषय में देखा।
अब हम शब्द शक्तियों पर बात करते हैं कि शब्द शक्तियाँ किस तरीके से कविता में अपने भावार्थ को या अपने भावधारा को व्यक्त करती हुई नजर आती है। शब्द शक्ति का प्रयोग किस तरीके से दिखाई पड़ता है या शब्द शक्तियों की ज़रूरत क्यों होती है, किसे कहते हैं शब्द शक्तियाँ? ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे और एक-एक करके देखेंगे भी। शब्द शक्तियाँ का प्रयोग हम देखते हैं कि शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जो शब्द उसमें वर्णित किए जाते हैं, जैसे कविता रचते समय जिन जिन शब्दों को व्यक्त किया जाता है, उसमें रखा जाता है, उस कविता के अर्थ को बताने वाली, यानी उस कविता के भाव को व्यक्त करने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्दों में ताकत शब्द शक्ति के माध्यम से ही होती है, यानी शब्दों में वो ताकत होती है जो बिना कुछ कहे, यानी शारीरिक अंगों का प्रयोग किए ही हम दूसरे को अपनी बात को पहुंचा देते हैं, दूसरे तक अपनी भावधारा को व्यक्त कर देते हैं। तो शब्द में वो ताकत, वो शक्ति, वो जो एहसास होता है, उसी को कहीं ना कहीं शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो शब्दों में जो शक्तियां होती हैं उसी को यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है। यही कारण है कि हम अपने मनोभाव को शब्दों के माध्यम से दूसरे तक सहजता पूर्वक पहुंचा पाते हैं। ठीक इसी प्रकार कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने मनोभाव को पाठक तक पहुंचाता है और पाठक उस शब्द के माध्यम से कवि के संदेश अथवा विचारों को सहजता से समझ लेता है। यानी कवि क्या करता है, कवि कविता को लिखकर, रचना को लिखकर और उसे पाठक को सौंप देता है, लेकिन जिस कविता में या जिस रचना में वो अपने मनोभाव या अपने हृदय के भाव को व्यक्त किया रहता है, वो पाठक शब्दों के माध्यम से ही उस चीज को समझ पाता है। तो जिस तरीके से एक साधारण शब्द को पढ़ने के बाद वह कवि के आंतरिक भावों को भली भांति समझ जाता है, तो यह गुण जब हम एक शब्द के माध्यम से देख पाते हैं, शब्द की व्यवस्था के माध्यम से देख पाते हैं, शब्द के निहित अर्थ के माध्यम से देख पाते हैं, तो ये चमत्कार, ये क्रियाकलाप, ये अर्थबोधता ही कहीं ना कहीं उस शब्द की व्यापकता को व्यक्त करता है, उस शब्द की स्थिति को व्यक्त करता है, जो कहीं ना कहीं शक्तियों के रूप में दिखाई पड़ता है। इसीलिए उसे शब्द शक्तियां कहा जाता है। हिंदी में 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का वर्णन किया गया है, यानी 3, जिस तरह से गुणों के 3 पार्ट बताए गए थे, उसी तरह से शब्द शक्तियां भी 3 बताई गई है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। पहले अविधा पर आते हैं। अविधा शब्द शक्ति क्या होती है? जहां किसी शब्द को सुनते ही बिना किसी रुकावट या परेशानी के अर्थ का बोध हो जाए, तो वहां पर अविधा शब्द शक्ति होगी। यानी कोई परेशानी नहीं होती है, जब शब्द को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, साधारण तरीके से ही कहा गया और उसी तरीके से हम आत्मसात कर लेते हैं। इसमें न तो कहीं घुमा फिरा के बात कही गई होती है, बल्कि अविधा का तात्पर्य ही है सीधी सीधी बात कहना। जैसे कहा गया उसी तरीके से हमारे अंदर उसका कहीं ना कहीं अर्थ प्रतिबिंबित हो गया। जैसे वह राम है, तो जाहिर सी बात है कि उसका नाम राम है, जो जिसको इशारा किया जा रहा है। वह गाय है, वह गाय है, वो गाय के रूप में है या गाय ही है, तो उसे गाय कहा गया। तो इस तरीके से जो कहा जा रहा है वही से खुद ही वो है। इसमें ना कोई व्यंग है, ना कोई किसी प्रकार की दोहराव वाली बात है, कहीं अर्थ छिपी हुई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साधारण तरीके से इसको समझने की कोशिश करें कि जो कहा गया उसे उसी रूप में बिल्कुल व्यक्त करना, उसी के अर्थ में कहा गया, यही कहीं ना कहीं अविधा है। इसका संबंध शब्द से होता है, ध्यान रखिए, अर्थ से नहीं बल्कि शब्द से होता है। शब्द में ही इसकी ताकत होती है। जो शब्द कहा जा रहा है वही उसका अर्थ है, वही उसको व्यक्त करता है। जैसे शेर जंगल में रहता है, जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि शेर घर में नहीं रहता है, जंगल में ही रहता है, जंगल में रहता है, गुफा के अंदर रहता है। इसमें कुछ पंक्तियों को भी देखते चले, जो काव्य की पंक्तियां हैं उसके द्वारा भी हम समझें कि किस तरीके से अविधा को समझ पाएंगे। जैसे उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह को धो लो। एक माँ है, अपने पुत्र को सुबह सुबह उठाती है और कहती है कि अब सुबह हो गई है, इसलिए हे पुत्र, हे लाल, उठ जाओ और मैं पानी लेकर आई हूँ, अपने मुंह को धो
ताकि आगे तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल के लिए तैयार होना है, तो इसलिए अब तुरंत ही अब स्नान करो, स्नान करने के बाद से अपने आप को तैयार करो, भोजन करो और स्कूल को जाओ। ये पूरी की पूरी व्यवस्था एकदम साधारण भाषा में हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि ये जो कवि व्यक्त कर रहा है इसमें कहीं घुमाव या इधर उधर की बात नहीं है, सीधी सीधी बात कही जा रही है। तो जब सीधी और साधारण भाषा में कोई बात रखी जाती है तो वो अविधा कहलाती है। दूसरी जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा। लक्षणा कहने का तात्पर्य है कि जहां अविधा द्वारा प्राप्त अर्थ का को ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा आए और मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, यानी जो कहा जा रहा है वो अर्थ न होकर कोई दूसरा अर्थ उससे ग्रहण किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं लक्षणा को व्यक्त करता है। लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पर व्यंजित होती है, यानी अविधा में सीधी साधी बात कही जा रही थी, जो है वास्तविक रूप में वही कही जा रही है, लेकिन लक्षणा में वो न कहकर कुछ और बात कही जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति आदमी को देखकर कहा जाता है, मोटा आदमी अगर जा रहा है तो उसको देखकर कहा व्यंग कोई करता है कि देखो वो हाथी जा रहा है, चूंकि वास्तव में वो हाथी नहीं है, लेकिन उसको लक्षित करके वो बोला जा रहा है कि वो हाथी जा रहा है। ठीक इसी तरीके से वह हवा से बातें कर रहा है। लोग जुबा जुबा पे बोल देते हैं कि वो हवा से बातें कर रहा है, हवा से बातें नहीं कर रहा, तेज रफ्तार में चल रहा है या जा रहा है, इसीलिए लोग कह देते हैं कि वो हवा से बातें कर रहा है। बात को सीधी नहीं कहकर घुमा फिरा कर कहा जाए तो वो लक्षणा शब्द शक्ति। इसी तरीके से चरण कमल बंधो हरिराई, कमल रूपी जो चरण है उसका हम सदैव वंदन करते हैं। चूंकि कमल नहीं है, वो जो चरण है, जो हरि का जो चरण है, जो कृष्ण के चरण है, वो कमल का फूल नहीं है, लेकिन यहाँ कवि उसे कमल के फूल के रूप में मानते हुए उसका वंदन करता है, उसको की वंदना करता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बार पतंग, जब राम मंच के ऊपर उठते हैं धनुष भंग करने के लिए, तो जो संत लोग बैठे हैं वो उगते हुए सूर्य की तरह से उनको प्रतीत होते हैं। क्योंकि राम वहां पर सूर्य नहीं है, लेकिन इन्हें मालूम होता है कि वो सूर्य जब लालिमा के रूप में सुबह सुबह प्रातः काल में उगता है तो वो देखकर खूबसूरती उसकी नजर आती है, लोग उस दृश्य को देखकर आनंदमय हो जाते हैं। ठीक यही स्थिति इस पंक्ति में राम के लिए कही गई है कि जो संत लोग हैं, जो उस सभा में बैठे संत महात्मा थे, या जो राजा महाराजाओं में जो संत थे, वो राम की इस छवि को देखकर उनकी तुलना उस सूर्य से करते हैं जो प्रातः काल उगते हुए नजर आता है। तो यहाँ पर बात को सीधे सीधे न कहकर इधर उधर घुमाकर कही जा रही है। इसी तरीके से एक उदाहरण और है कि लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। चूंकि शेर वास्तव में नहीं थे, लेकिन कहने का नेतार्थ है कि वो पंजाब के रहने वाले थे और वहां के एक शान शौकत रखते थे। वो एक अच्छे व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको वहां के शेर के रूप में जाना जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी जो भावधारा है, पूरी की पूरी जो एक स्थिति है, हम यहाँ पर भली भांति समझ सकते हैं कि लक्षणा में बात को सीधी सीधी न कहकर घुमा फिरा कर बात कही जाती है, अर्थात इसका व्यंजित भाव हमारे जहन में उत्पन्न तो हो जाता है कि बात कुछ और कही जा रही है, लेकिन वो सीधी नहीं होगी। इसके लिए थोड़ा सा चिंतन करना पड़ता है, थोड़ा सा रुक कर सोचना पड़ता है। इसकी भी जो स्थिति होती है वो शब्दों से होता है, यानी इसका भी जो संबंध होता है वो शब्दों के माध्यम से ही होता है, यानी शब्द से में ही नेतार्थ छुपा होता है, अर्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है। शब्द से ही मारकता इसकी होती है, शब्द में ही इसके प्राण होते हैं। तो जैसे अविधा में शब्द की अपनी भूमिका होती है, उसी तरह से लक्षणा में भी शब्द की अपनी भूमिका होती है। अब हम व्यंजना पे आते। एक व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? जिस शब्द से एक से ज्यादा अर्थ प्राप्त हो, अर्थात मूल अर्थ की नहीं बल्कि व्यंग्यार्थ अर्थ की प्रतीति हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता होगी। यानी कहा कुछ जाए, सुनने वाला सुना कुछ और है, तो इस तरीके से जो उससे तीसरा अर्थ प्रकट होता है, यानी एक से ज्यादा अर्थ उसमें निकलते हों। एक ही शब्द कहा गया लेकिन सुनने वाले अलग अलग भावधारा से सुनते हैं। तो इस तरह की जो शब्दों की अपनी एक शक्ति होती है वो व्यंजना को व्यक्त करती है। जैसे अगर
एक उदाहरण को ले कि कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना। कर्णधार कर्णधार के रूप में अगर हम देखें तो अलग अलग रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अगर एक राजनेता है तो राजनेता के रूप में उसके लिए प्रजा, जो उसकी जो जनता होती है, वो कहीं ना कहीं कर्णधार के रूप में वो जनता मानती है कि हमारे कर्णधार हैं, तो इसलिए वो उम्मीद की होती है कि हाँ, आप ही हमारे सब कुछ है, आपसे ही हम संचालित होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर उसके लिए कहा गया है कि कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना। तो एक राजनेता के लिए यह भाव होगा। दूसरा, एक घर का जो मुखिया होता है, घर के मुखिए के लिए उस मुखिया का कर्तव्य होता है कि वो सबको एक समान दृष्टि से देखे, सबके लिए सब एक समान दृष्टि से कार्य करे, कोई छोटा बड़ा वहां पर न दिखाई पड़े। तो उसकी जो भूमिका होती है, उसकी भूमिका इसी तरह से दिखाई पड़ती है और इसी तरीके से मानी जाती है। तो यहाँ पर एक जो कहीं ना कहीं जो मुखिया होता है घर का, उस मुखिया के लिए जो भूमिका होती है वो हम देख पाते हैं कि वो एक कर्णधार के रूप में होती है। इसी तरीके से अगर हम राजा के रूप में देखें कि राजा एक प्रजा के लिए कर्णधार होता है, यानी वो प्रजा उससे उम्मीद लगाए बैठी होती है कि हमारे जो राजा है वो हमारे कहीं ना कहीं मालिक हैं, हमारे कर्णधार हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, कहीं ना कहीं हम उनके सेवक हैं, हमारी रक्षा के भार जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो वो अपने कर्णधार के रूप में यह स्वीकारती है कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सदैव भलाई ही सोचेंगे। तो ये अलग अलग जो भाव है, एक ही शब्द से इतने भाव व्यंजित हो रहे हैं। अगर एक उदाहरण और दें, शाम के 6 बज गए, किसी ने पूछा कि कितने बज रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने कहा शाम के 6 बज रहे हैं। अब ये 6 बजने वाले जो भाव हैं वो अलग अलग है। जैसे एक मंदिर के पुजारी के लिए यह भाव पूजा करने का समय हो चुका होगा, एक किसान के लिए ये भाव खेत से वापस जाने यानी खेत से घर वापस जाने का हो रहा होगा, एक स्त्री यानी गृहिणी के लिए यह भाव घर के कार्यों में रत होने के लिए हो रहा होगा। यानी एक ही समय अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग भावधारा को व्यक्त करने की ओर इशारा कर रहा है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कविता के जो सौंदर्य पक्ष है, जो काव्य सौंदर्य रूप है, उसमें हम लोगों ने आज देखा कि गुण का क्या महत्व है और शब्द शक्तियों का क्या महत्व है। तो अलग अलग रूपों में या अलग अलग तरीके से उदाहरण सहित हम लोगों ने देखा और समझा भी। आशा करते हैं कि निश्चित तौर पर आप लोगों को कुछ समझ में बात आई होगी। यदि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट के माध्यम से हमें इत्तला करेंगे। चलिए आगे हम पुनः इसके अगले कड़ी को आगे प्रस्तुत करेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।